एक बार की बात है, किसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा के हाथों में बहुत जायका था, साथ ही उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मीरा खाना बनाने का ऑर्डर लेती थी। मीरा के हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था और लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। वहीं मीरा के पड़ोस में ही बुलबुल नाम की एक लड़की रहती थी। वो भी खाना बनाने का ही काम करती थी, लेकिन उसका खाना बनाने में ज्यादा मन नहीं लगता था, जिस वजह से उसका खाना ज्यादा अच्छा नहीं बनता था। साथ ही वो खाना बनाने के बहुत ज्यादा पैसे लेती थी, इसलिए उसके पास बहुत कम लोग आते थे। और जब भी गांव में लोगों के यहाँ शादी या किसी प्रकार की पार्टी होती, तो वो सभी लोग मीरा को अपने यहाँ खाना बनाने के लिए बुलाते थे, जिससे बुलबुल को बहुत गुस्सा आता था और वो मीरा से चिढ़ती थी। फिर ऐसे ही एक दिन, मीरा, कल मेरी बेटी की शादी है। मैं चाहती हूँ कि तुम बारातियों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करो। आप फिक्र मत करिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सारे बाराती उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। उसके बाद कुंती मीरा को एडवांस पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मीरा सारी तैयारी करके कुंती के घर खाना बनाने के लिए पहुँच जाती है। फिर कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मीरा सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। चलो, खाना तो मैंने तैयार कर लिया, अब जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद मीरा घर में एक पंखे के सामने बैठकर सुस्ताने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुलबुल खाने के पास आ जाती है। बुलबुल चुपके से मीरा के बनाए हुए खाने में एक अजीब सा पाउडर लाकर मिला देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब ये खाना खाते ही सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद बाराती खाना खाना शुरू कर देते हैं कि तभी, अरे ये कैसा बेकार खाना है, इसमें तो जरा सा भी स्वाद ही नहीं है। थू थू, मेरे मुंह का पूरा स्वाद बिगड़ गया। छी! हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये खाना तो बहुत ही बेकार है। ऐसा लगता है ये खाना इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए तैयार किया गया है। इस तरह वहाँ मौजूद सभी बाराती खाने की बुराई करते हुए प्लेट नीचे फेंक देते हैं। अरे मीरा की बच्ची, ये तूने कैसा खाना बनाया है? सभी बाराती खाने की कितनी बुराई कर रहे हैं। ये सुनकर मीरा हैरान रह जाती है। क्या ये कैसे हो सकता है? आंटी जी, मैंने तो खाना पूरी मेहनत से बनाया है। मेरे खाने में कभी भी कोई खराबी नहीं निकलती। पता नहीं लोगों को खाना पसंद क्यों नहीं आ रहा। तभी कुंती थोड़ा सा खाना चेक करके देखती है और गंदा सा मुंह बना लेती है। अरे लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये खाना तो बहुत ही बेकार है। ऐसा बकवास खाना मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं खाया। दूसरी तरफ सभी बाराती कुंती को भला बुरा कहने लगती हैं और नाराज होकर शादी रुकवा देते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस मीरा की बच्ची की वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई। तभी वहाँ पर बुलबुल आ जाती है। कुंती आंटी, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इन बारातियों के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना तैयार कर सकती हूँ। बुलबुल की ये बात सुनकर कुंती बहुत खुश हो जाती है। हाँ बेटा, अब तू ही मेरी नाक बचा सकती है। चल, अब जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे। उसके बाद बुलबुल फटाफट से सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। फिर सभी बाराती पेट भरकर खाना खा लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुलबुल के भड़कावे में आकर सभी गांव वाले बेचारी मीरा की बहुत पिटाई करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग उसे पास के जंगल में ले जाते हैं
और एक बड़े से पेड़ के साथ बांध देते हैं। इस जंगल में रहने वाले जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। यही इस दुष्ट लड़की की सजा है। चलो यहाँ से। उसके बाद सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और मीरा वहीं खड़ी रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? बिना किसी गलती किए मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। इस तरह मीरा काफी देर तक रोती रहती है और रात हो जाती है। लेकिन करीब आधी रात को वहाँ एक तेज रोशनी होती है और जिस पेड़ के साथ मीरा बंधी हुई थी वो पेड़ सोने के पेड़ में बदल जाता है। ये देख मीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है? ये पेड़ तो सोने का बन गया है। हाँ बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। आधी रात के बाद मैं सोने का पेड़ बन जाता हूँ। लेकिन बेटी, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा गया है? अरे रुको। फिर जादुई पेड़ मीरा की रस्सियाँ गायब करके उसे आजाद कर देता है। उसके बाद मीरा रोते हुए जादुई पेड़ को अपनी आप बीती बता देती है। मीरा की बातें सुनकर जादुई पेड़ उसके सामने एक सुंदर सी साड़ी प्रकट कर देता है। बेटी, तुम इस साड़ी को पहन लो। ये तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देगी। उसके बाद जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके मीरा उस सुंदर सी साड़ी को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। फिर अगले दिन जब मीरा उस सुंदर सी साड़ी को पहनती है तो अचानक वो साड़ी मीरा को हवा में उड़ाने लगती है और उसे हवा में उड़ाते हुए बुलबुल के घर पर ले जाती है। अरे जादुई साड़ी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गई हो? मीरा, बुलबुल ने ही चालबाजी करके तुम्हें गांव वालों से मार खिलवाई थी, इसीलिए मैं इसे सबक सिखाने आई हूँ। उसके बाद वो जादुई साड़ी वहाँ एक मोटी सी रस्सी फेंक कर बुलबुल को जकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए गांव के चौराहे पर ले जाती है। देखते ही देखते वहाँ सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जादुई साड़ी बुलबुल के ऊपर बर्फ के पत्थरों की बारिश कर देती है। अरे मर गई रे, मेरा शरीर तो जम गया। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। फिर जादुई साड़ी के धमकाने पर बुलबुल गांव वालों को सारी सच्चाई बता देती है कि मीरा को परेशान करने के लिए उसने क्या क्या चालें चली थी। इस दुष्ट लड़की की वजह से बेचारी मीरा पर हमने बहुत अत्याचार किया है। चलो अब इसे जरा सबक सिखाते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर बुलबुल की खूब पिटाई करते हैं और हमेशा के लिए उसे गांव से भगा देते हैं। उस दिन के बाद से मीरा के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। चलो ब्लाउज तो सिल गया, अब जल्दी से तुरपाई कर देती हूँ। कमला जी आती ही होंगी ब्लाउज लेने। अरे आज तो बड़ी गर्मी है। गरीब जानवी भरी गर्मी में कपड़े सिल रही होती है, तभी वहाँ पर कमला आती है। जानवी, मेरा ब्लाउज सिल गया है क्या? हाँ कमला जी, सिल गया है। ये लीजिए आपका ब्लाउज। कमला ब्लाउज सिलने के बदले जानवी को 100 रुपए दे देती है। बहुत ही बढ़िया ब्लाउज सिला है तूने बिटिया, भगवान तुझे तरक्की दे। शुक्रिया कमला जी। मुझ गरीब माँ को आपसे एक मदद चाहिए थी। आप जहाँ काम करती हैं, वहाँ मेरी सिलाई के बारे में बताइएगा। मैं उनके कपड़े सस्ते में सिल दूंगी, वो भी जैसा कहेंगे वैसा ही सिल दूंगी। इससे मुझ गरीब दर्जी के 2 पैसे बन जाएंगे। मैं तेरी मजबूरी को समझती हूँ बिटिया। इतनी गरीबी में दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर तो किस तरह से अपनी 5-5 बेटियों का पेट पाल रही है। मगर मैं जिस कोठी में रोटी बनाने का काम करती हूँ वो बड़े सेठ लोग हैं। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, वो महंगे फैशन डिजाइनर से कपड़े सिलवाते हैं। ठीक है कमला जी, कोई बात नहीं।
इसके बाद जानवी फिर से उदास होकर कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी वो अपनी पांचों बेटियों को झगड़ते हुए घर में आते हुए देखती है। छोड़ मुन्नी छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ दे, ये मेरे हिस्से का जूस है। ऐसे कैसे? इसमें आधा हिस्सा मेरा भी है और मुझे गर्मी लग रही है। ये ठंडा ठंडा जूस मैं पीऊंगी। इसे गर्मी में लाइन में लगकर मैंने ही लिया था। नहीं नहीं, ये दूध मैं पीऊंगी, मुझे दे दो ना दीदी। क्या बात है, तुम सब ऐसे लड़ झगड़ क्यों रही हो? वो माँ, हम रास्ते से आ रहे थे ना, तो वहाँ पर एक अंकल ठंडा ठंडा जूस बांट रहे थे, तो हम भी लाइन में लगे थे, मगर जूस खत्म हो गया, बस एक ही मिल पाया। जानवी की पांचों बेटियाँ ऐसे ही ठंडे पानी के लिए ललकती थीं। तभी जानवी की अमीर पड़ोसन दया अपनी बेटी पल्लवी के साथ मिठाई का डब्बा लेकर आती है। बाप रे जानवी, तेरे इस घर में एकदम आलू जैसी उबलने वाली गर्मी हो रही है। कितनी बार कहा है तुझे कि एक पंखा खरीद ले। अब खैर छोड़ ये सब, ये ले मिठाई खा। मगर ये मिठाई किस खुशी में? अब बस मैंने अपना पुराना वाला फ्रिज बेच दिया और नया डबल डोर का फ्रिज लिया है। पुराने वाले फ्रिज में बर्फ जमाने की कैपेसिटी बड़ी कम थी और इसमें मैं एक बार में ढेर सारा बर्फ जमा सकती हूँ। अब इतनी गर्मी में बिना ठंडे पानी से कहाँ चलता है। तब तो दया आंटी, अब तो आप हमें भी बर्फ दे देंगी ना? क्यों नहीं, आ जाना जब बर्फ चाहिए हो। अच्छा मैं चलती हूँ। फिर उसी शाम, माँ बहुत गर्मी हो रही है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। मैं और मुन्नी दया आंटी के घर से बर्फ मांगकर ले आती हैं, फिर हम ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। चल मुन्नी। हाँ हाँ चलो रिया दीदी। जानवी की दोनों बेटियाँ बर्तन लेकर उम्मीद लगाए दया के घर पर आती हैं। दया आंटी थोड़ा बर्फ दे दो। आ गई दोनों मुंह उठाकर बर्फ मांगने। रुको जरा, अभी लाती हूँ। ये लो। जानवी की पांचों बेटियाँ बर्फ का पानी पीकर बहुत खुश हो जाती हैं। अब वो हर रोज दया से बर्फ मांगने आती हैं। तभी एक दिन दया चिढ़कर कहती है, अरे तुम्हारा तो रोज रोज का हो गया है। सुबह शाम बर्तन लेकर फ्री की बर्फ मांगने आ जाती हो। अगर तुम पांचों को बर्फ का पानी पीने का इतना ही शौक है तो जाकर कहो अपनी गरीब माँ से कि वो फ्रिज खरीद ले। जानवी की दोनों बेटियाँ आंखों में आंसू लिए घर आकर रोते हुए कहती हैं, माँ, आंटी ने हमें भगा दिया, हमें बर्फ भी नहीं दिया। हम इतनी गरीब क्यों है माँ? ना हमारे घर में एक पंखा है और ना ही फ्रिज। हमें इतनी गर्मी में गुजारा करना पड़ता है। रिया, अगर पिताजी जिंदा होते तो आज हमारे घर में भी ये सब कुछ होता। माँ तो खुद कितनी मुश्किल से हमें पाल रही हैं। उस दिन गरीब जानवी की पांचों बेटियाँ उदास होकर भूखे पेट ही सो जाती हैं। तभी जानवी एक टूटे फूटे बक्से से 5 गाउन निकालकर आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहती है, तुम्हारे उदास चेहरे को देखकर तुम्हारी इस गरीब दर्जी माँ का दिल भी बहुत दुखता है मेरी बच्चियों। मगर मैं क्या करूँ? वैसे मैंने तुम पांचों के लिए बचे कतरन से ये गाउन सिला है, मगर पता नहीं तुम्हें ये पसंद आएगा भी कि नहीं। गरीबी भरी जिंदगी को सोचते हुए जानवी की आंख लग जाती है। फिर एक दिन जानवी जब बाजार जा रही होती है, तभी वो एक शिकारी को पिंजरे में एक चिड़िया को ले जाते हुए देखती है। बेचारी चिड़िया इस पिंजरे में कितनी उदास बैठी है, मुझे इसे बचाना होगा। फिर जानवी शिकारी का पीछा करते हुए जंगल में आ जाती है, जहाँ शिकारी कहता है, अब मैं इस चिड़िया को मार कर खाऊंगा और फिर मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। तभी जानवी एक मोटे से डंडे से शिकारी को मारकर बेहोश कर देती है और जैसे ही पिंजरा खोलती है तो वो चिड़िया एक परी बन जाती है।
मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक दुष्ट जादूगर है, इसने मुझे चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? जानवी परी को अपनी सारी परेशानियां बताती है। मेरे साथ साथ मेरी 5 बच्चियों को भी गर्मी और गरीबी झेलनी पड़ती है। वो हरदम बस बर्फ बर्फ करती रहती हैं। प्यारी परी तुम मेरी मदद करो। तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और जानवी को एक लाल रंग की पोटली दे देती है। इस पोटली में क्या है परी रानी? इसमें जादुई बीज हैं। इन्हें ले जाकर किसी भी कपड़े पर छिड़क देना, फिर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आकर जानवी उस पोटली में रखे बीजों को सबसे पहले अपनी बेटियों के लिए सिले हुए गाउन पर छिड़कती है। तभी यकायक वो बर्फ के लहंगे बन जाते हैं। जानवी की 5 बेटियां बर्फ के लहंगे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अरे वाह, ये तो बर्फ का झबले वाला फ्रॉक है। पीहू, इसे झबरी वाला फ्रॉक नहीं बल्कि लहंगा कहते हैं मेरी बहन। माँ आपको पता है हम 5 को लहंगा पहनने का बड़ा मन था और देखो हमें ये बर्फ वाला सुंदर सा लहंगा मिला है। क्या हम इसे पहन लें? हाँ मेरी बच्चियों, ये बर्फ का लहंगा तुम्हारे लिए ही तो है। फिर वो 5 बर्फ का लहंगा पहनकर बाहर आ जाती हैं और अपनी बच्चियों के खुशी से खिले हुए चेहरे को देखकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुक्रिया परी रानी, तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियाँ ये बर्फ का लहंगा पहनकर बहुत खुश हैं। माँ ये बर्फ का लहंगा बहुत ही सुंदर है, इसमें हमें जरा सी भी गर्मी नहीं लग रही है। हाँ माँ, इस बर्फ के लहंगे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ आप ऐसा ही बर्फ वाला लहंगा हमारे आस पड़ोस रहने वाले सभी बच्चों के लिए सिलना शुरू कर दो, फिर देखना हमारी खूब अच्छी कमाई होगी। जानवी को अपनी बेटी की ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। तभी वो पोटली के अंदर से कुछ जादुई बीज निकालकर कपड़ों पर छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये कपड़े बर्फ के ना बने, बस बर्फ जितनी ठंड इसमें भर जाए। जानवी के इतना कहते ही उन जादुई बीजों में से एक सुनहरी रोशनी निकलकर उस कपड़े में समा जाती है और कपड़े का तापमान बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। वही गरीब जानवी की 5 बेटियाँ जब अपना बर्फ का लहंगा पहनकर घर से निकलती हैं, तो अब उनकी हम उम्र की बच्चियाँ वैसा ही बर्फ का लहंगा सिलने का ऑर्डर दे जाती हैं। और तभी दया भी जानवी के घर आकर माफी मांगते हुए मक्खन लगाते हुए कहती है, जानवी उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दया जी। देखो ना, जब से पल्लवी ने तुम्हारी 5 बेटियों को बर्फ का लहंगा पहने देखा है, हाँ ये जिद पकड़कर बैठ गई है। मगर एक बात तो बताओ, ये बर्फ पिघलती क्यों नहीं है? दया जी, हलवाई अपने हाथों के स्वाद का राज किसी और को बताता है नहीं ना, इसीलिए मैं भी ये आपको नहीं बता सकती। मगर बर्फ वाला लहंगा बन जाएगा। क्या तुम मेरे लिए भी कुछ ऐसे कपड़े सिल सकोगी जिसे पहनने पर मुझे ठंडक मिले? चिंता मत कीजिए दया जी, ये दर्जी आपके लिए ऐसे कपड़े सिलेगी जो आपको इस गर्मी में शिमला जैसी ठंडक का एहसास देगा। दया के चले जाने के बाद जानवी कपड़े सिलना शुरू करती है और लहंगा और दया के लिए ब्लाउज और सूट बनाती है। लहंगा और कपड़े तो सिल गए, अब बस मुझे इन जादुई बीजों को छिड़कना है। फिर जानवी लहंगे और कपड़े पर परी की दी हुई जादुई बीज छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ ये लहंगा और कपड़े बर्फ के बन जाएं। इतना कहते ही वो लहंगा और कपड़े बर्फ के बन जाते हैं और जानवी फिर से उन जादुई बीजों को इस बार कपड़े पर छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ ये सारे कपड़े बर्फ जितने ठंडे हो जाएं।
इस बार भी जानवी के कहे अनुसार ऐसा ही होता है। इसके बाद देखते ही देखते गरीब दर्जी जानवी के घर में कपड़े सिलवाने के लिए लोगों की भीड़ होने लगती है, जिससे जानवी के सिले कपड़ों से लोगों को भरी गर्मी से राहत मिलती है और जानवी की अच्छी कमाई भी होती है। पर किसी को भी इसके पीछे के जादू के बारे में पता नहीं चलता। अपनी मेहनत से जानवी गरीबी में न सिर्फ अपनी 5 बेटियों का पेट पालती है, बल्कि एक अकेली औरत होकर भी गरीबों में बड़ा मकाम हासिल करती है। और अब उसके पास अच्छा घर बार था, जिसमें फ्रिज, पंखा, एसी सभी चीज थी। कानपुर नामक एक गांव में विशाखा नाम की एक लड़की रहती थी। विशाखा के माता पिता नहीं थे, वो सिर्फ अपनी एक बड़ी बहन के साथ रहती थी। विशाखा की बड़ी बहन अंजलि दूसरों के घरों में सफाई करके जो पैसे लाती थी, उससे उनका गुजारा नहीं हो पाता था। पिछले महीने मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि मैंने उनसे उधार ले रखा था। किसी तरह मैंने रखे हुए पैसों से घर चलाया, लेकिन अब तो वो पैसे भी खत्म हो गए हैं। अगर मालिक ने इस महीने भी तनख्वाह नहीं दी तो खाने की तो लाले पड़ जाएंगे। और तो और विशाखा के स्कूल की फीस भी भरनी है, पता नहीं कैसे होगा ये सब। अंजलि को परेशान देखकर विशाखा उसके पास जाती है और बोलती है, दीदी क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हो। नहीं छोटी, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो, घर की परेशानियाँ मैं देख लूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह दूसरों के घरों की सफाई करो। पिताजी का सपना था कि तुम बड़ी होकर कुछ बनो, तुम्हें पिताजी का सपना पूरा करना है। अंजलि की बात सुनकर विशाखा वहाँ से चली जाती है, लेकिन विशाखा अपनी बहन की मदद करना चाहती थी। लेकिन वो अपनी बहन की मदद कैसे करे, यही सोचते हुए विशाखा जंगल की तरफ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। विशाखा वो आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है। वो आवाज का पीछा करते हुए उस लड़की तक पहुंच जाती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं परीलोक से आई हूँ। मैं अपनी माँ के साथ घूमने आई थी, लेकिन मैं खेलते खेलते माँ से दूर हो गई। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। जंगल के बहुत अंदर जाने के बाद विशाखा को परी की माँ एक विशाल मकड़ी के जाल में फंसी हुई मिलती है। विशाखा उनको बचाती है और दोनों माँ बेटी को मिला देती है। दोनों परियां विशाखा से बहुत खुश होती हैं। परी की माँ विशाखा से कहती है, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। परी की माँ वही जंगल में 2 बहुत ही सुंदर घर प्रकट करती हैं और विशाखा से कहती हैं, बेटी मैंने तुम्हें ये 2 घर दिए हैं। ये कोई साधारण घर नहीं है, ये दोनों जादुई घर हैं। तुम हमेशा दाएं वाले घर में जाना, कभी भी बाएं वाले घर में जाने की कोशिश मत करना। लेकिन क्यों परी माँ, मैं दूसरे वाले घर में क्यों नहीं जा सकती? वो तुम्हें बाद में खुद ही पता चल जाएगा। परी और उसकी माँ दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। विशाखा खुशी खुशी दाएं वाले घर में घुस जाती है। विशाखा वहाँ देखती है, वहाँ उसके जरूरत की सारी चीजें थी। वो अपने घर की सारी जरूरत की चीजें घर लेकर जाती है। उसकी बड़ी दीदी इतना सारा सामान देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब विशाखा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो दाएं साइड वाले घर में जाकर ले लेती थी। विशाखा अब गांव में सबकी मदद भी करने लगी। गांव में चारों तरफ उसकी तारीफ भी होने लगी। ये सब देखकर विशाखा की एक सहेली काजल बहुत जलने लगी। आखिर इसके पास इतनी सारी चीजें आती कहाँ से हैं? मैं इसका पीछा करूँगी। अगले दिन काजल विशाखा का पीछा करती है और विशाखा का जादुई घर देख लेती है। वो सोचती है, मैं रात में आकर इस घर में जाऊंगी और देखूंगी कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो विशाखा यहाँ रोज आती है। उसी दिन रात को काजल उस जंगल में जाती है
जहाँ वो दोनों जादुई घर थे। काजल जैसे ही दाएं साइड वाले घर के दरवाजे को छूती है, वो घर गायब हो जाता है। अरे ऐसे कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मैं इस बार बाई साइड वाले घर में जाकर देखती हूँ। काजल बाई साइड वाले घर में चली जाती है। वहाँ काजल को बहुत सारा सोना दिखता है। काजल वो सब देखकर बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। काजल जैसे ही वो सोना उठाने की कोशिश करती है, तभी वो सारा सोना कीड़े मकोड़ों में बदल जाता है और वहाँ एक सांप आकर काजल को डस लेता है और वही काजल की मृत्यु हो जाती है।